हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीचिंग के जो शिक्षण है, टीचिंग के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके समस्त शिक्षक भर्ती आ रही है उसके अंतर्गत तमाम राज्यों में जो पात्रता परीक्षा चल रही है उसके लिए, और सी टेट के लिए तो ये रामबाण है। सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है कि सी टेट के लिए किस तरह से प्रश्न आए थे। ये वाला पोर्शन जो होता है बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं इसको चुन के रखा हूँ कि भाई ये आपको कोई ऐसा सिलेबस ना छूटे जिससे आपको दिक्कत हो कि हम ये नहीं पढ़े, ये पढ़े होते तो 4 नंबर और आ गया होता, 10 नंबर और आ गया होता, हम फेल नहीं हुए होते, हम आए होते, मार्क तो बड़े। ये सारी समस्याओं का हम निदान लेके आए हैं कि एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आप इस चीज़ को अच्छे से अच्छे समझेंगे कि टीचिंग होती क्या है। तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे ये नोटिफिकेशन और वीडियो लोगों के पास पहुंच के अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। तो आज हम बात करते हैं अपने शिक्षण के एक दूसरे टॉपिक जिसका नाम है शिक्षण की अवस्था। शिक्षण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं भाई? शिक्षण की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से कुछ शिक्षण की प्रमुख अवस्थाओं की बात करेंगे जिसके बारे में सारे एग्जामों में पूछा जाता है। होती तो बहुत सारी हैं, अब किस किस का नाम बताया जाए, लेकिन जो मुख्य रूप से हम पहले मुख्य की ही बात करेंगे। ठीक, तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला बताते हैं, आप लोग जानते होंगे, बता सकते हैं। पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था क्या होती है भाई? शिक्षण की पूर्व अवस्था क्या होती है, बता सकते हैं आप लोग? जो कहते हैं पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था होती क्या है? सबसे पहले ये जान लेना, तब इसके अंदर के कंटेंट को हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट है। शिक्षण की अवस्था जो है पूर्व अवस्था, इसके अंदर के कंटेंट को बाद में, पहले ये बताइए क्या होती है। कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए, थोड़ा सा बात तर्क वितर्क चलता रहेगा तो हमारी क्लासेज और बढ़िया चलेंगी। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं, अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट और करें। ठीक, तो पूर्व अवस्था बता रहा हूँ, कक्षा में आने से पहले, मतलब टीचर होता है वो अपने घर पे रहता है, वो घर पे तैयारी करता है जितनी तैयारी पढ़ाने से पहले, कक्षा में आने से पहले पूरी अच्छे से जैसे मैं आपको पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करके रखता हूँ, बहुत सारे पूर्व ज्ञानों को, नए ज्ञानों को जोड़ के तब इस क्लास में आपके सामने लाइव जुड़ता हूँ। तो यही बात, मुझे यहाँ पढ़ाने से पहले, मतलब मैं कक्षा में आने से पहले का जो ज्ञान, कक्षा में आने से पहले का पढ़ना चाहे जानना चाहे जो भी चीज़ें मुझे जाननी थी, इस लाइव सेशन में आने से पहले मैंने जो चीज़ें सीखी, जानी, समझी, बुझी, उसी को पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो कह सकते हैं एक तरह से कक्षा में आने से पहले का ज्ञान, पहले का ज्ञान, इसको ये कहते हैं पूर्व अवस्था, इसको कहते हैं जो कक्षा में आने से पूर्व पहले होती है। अब दूसरी इसकी हेडिंग बनती है अंतःक्रिया। दूसरी हेडिंग होती है अंतःक्रिया। अब ये अंतःक्रिया क्या होती है? ये अंतःक्रिया क्या होती है, मैं एक एक पॉइंट को समझाता चलता चलूँगा कि ये क्लास करने के बाद आपको किसी भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं। ये अंतःक्रिया क्या होती है भाई? बड़ा सिंपल सा वर्ड है, अभी तक क्लास में आने के पहले था, अब हम क्लास में आ गए हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतःक्रिया। यानी हमारे और आपके बीच का जो प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है, प्रत्यक्ष बात हो रही है, ये क्या है? अंतःक्रिया। जैसे हम किसी क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चे उसका आंसर करते हैं सही या गलत, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे सही या गलत उत्तर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको ही अंतःक्रिया कहा जाता है। यानी क्लास में आमने सामने की स्थिति, कक्षा में आमने सामने, कक्षा में आमने सामने की स्थिति, मतलब गुरु और शिष्य का सीधा संबंध होता है।
मैं अपने शिष्यों को देख सकता हूँ, शिष्य मुझे देख सकते हैं। मैं ऑफलाइन की क्लासेज में जाता हूँ तो वहाँ पढ़ाता हूँ, तो मेरे शिष्य जो होते हैं मेरे सामने होते हैं, उनको कुछ डाउट होता है, वो प्रश्न पूछते हैं। अभी कमेंट के माध्यम से जैसे आपको डाउट हो रहा होगा, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे होंगे, चाहे पूछेंगे, वो क्या है, अंतः क्रिया के अंतर्गत आएगा। यानी कक्षा में आने से पहले क्या काम ये था, और कक्षा में मैं आ चुका हूं और आपसे प्रत्यक्ष जुड़ रहा हूं संवाद के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, तो अंतः क्रिया उसको कही जाती है। ठीक। और तीसरा क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, पश्च अवस्था। पश्च अवस्था क्या होती है भाई, नाम से ही स्पष्ट हो रहा, पीछे की अवस्था है। यानी हम क्लास में आने से पहले, क्लास में सामने, और कक्षा समाप्त होने के बाद, यानी कक्षा समाप्त के बाद की क्रिया। यानी हम कक्षा में आए, कक्षा में आपके सामने जुड़े और आपके पढ़ाने को आपके पढ़ा लिए, हम कक्षा में, हम किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा लिए, उसके बाद आपकी छुट्टी होती है, हमारी भी छुट्टी होती है, तो उसके बाद की स्थिति, उसको क्या कहते हैं, पश्च अवस्था। ये क्या होता है, क्लास जब समाप्त हो जाता है उसके बाद की स्थिति होती है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई, तो आप जरूर याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहेंगे 3 अवस्थाएं। तीनों अवस्थाओं का नाम बताइए, तो पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था और पश्च अवस्था, इसको कहते हैं। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक एक लाइन में मैंने समझा दिया कि क्या चीज़ें हैं। कक्षा में आने से पहले का ज्ञान, कक्षा में आमने सामने का ज्ञान, और कक्षा समाप्त होने के बाद की क्रिया, उसको पश्च अवस्था कहते हैं। अब इसके कुछ सब हेडिंग हैं, उप हेडिंग है, उप समास है इसका, कि किस किस तरह से सारी समस्याएं चाहे कार्य करती हैं। तो पहला है, क कहते हैं इसमें समस्या, ख है उद्देश्य। ठीक, दूसरा उद्देश्य है। और ग इसका है, ग क्या कर सकते हैं इसका, आप लेसन प्लानिंग करते हैं ना, पाठ योजना। एक एक की बात हम करते चलेंगे जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए मैंने वहाँ 1 पॉइंट लिखा था, उसके अंदर की हेडिंग है, इसलिए मैंने क ख ग कर दिया है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्लास में आने से पहले हमारे सामने क्या आती है, समस्या। समस्या किस प्रकार की, कि क्लास में पता नहीं किस तरह के विद्यार्थी होंगे, क्या मैं अपने कॉन्फिडेंट लेवल से बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मैंने जो पढ़ा है क्या मैं वहाँ पे बच्चों को बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, किस तरह से मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपके मन में चलती रहती हैं। ठीक, तो उस समस्या को कहते हैं, इसके अंतर्गत आती है वो समस्या। पूर्व हम सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे उस तरह के लेवल के हैं कि नहीं हैं, या बच्चे बहुत तेज हुए, बहुत सारी आपके मन के अंदर समस्याएं आती हैं, बहुत सारी शंकाएं आती हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, समस्या के अंतर्गत आता है, कि बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत सारे व्यवहार होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके मस्तिष्क में, उथल पुथल रूप में वो चल रही होंगी। ठीक, अब क्या करते हैं, उस समस्या को आप जान लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। प्रश्न पूछने की समस्या, हमको बोलने में समस्या, बच्चों से उत्तर समझने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं। वो तेज होंगे, वो कम जानते होंगे, मुझे ज़्यादा मेहनत, उनको कम मेहनत, ये बहुत सारी चीज़ें आपके मानसिक द्वंद्व के रूप में चल रहा होगा। वो किसके अंतर्गत आई, समस्या का। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या होता है भाई, हम उस समस्या को कैसे दूर करेंगे, किस प्रकार से दूर करेंगे, उसका एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कि ये अगर वो किसी को बोलने में समस्या आ रही है, बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, उसको आंसर देने में नहीं समस्या है, तो हम उसको पोलाइटली वे में आराम से उसको और अच्छे से समझाएंगे। शायद मैं बोल रहा हूँ, विद्यार्थी पीछे बैठा, उसको सुनाई ना दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे बैठाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होगा कि अपने दिमाग में पहले से ठान के चलते हैं, पहले दिमाग में बैठा लेते हैं कि कोई बच्चा शरारती होगा तो उसके साथ मुझे इस तरह की क्रिया करनी है। ये नहीं कि जाके थप्पड़ लगाना है, पहले मूड बना के घर से झगड़ा करके आए हैं, चल के क्लास में बस मारना है, पीटना है। एक हैं लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का खार खाए हुए हैं, रोजा कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, रोजा कुछ ना कुछ सुना रहे हैं। तो पहले से मूड बना लिए हैं कि ये फ़ोन कर देंगे चाहे वो फ़ोन कर देगा, तो पहले ही से मूड बनाए कि इनसे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। ठीक, जैसे ही क्लास में पहुँचेंगे हम, लड़ना ही लड़ना है। तो क्या है,
वो सारे उद्देश्य नहीं, हमको उस समस्या जो है उससे उद्देश्य के रूप में कि अलग अलग तरह की क्लास में समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को दूर करने के हमारे पास किस किस तरह के उपाय होंगे, किस किस तरह के उपाय होंगे, उन समस्याओं को हम किस किस तरह से अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, उन समस्याओं को किस किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होगा। जितनी भी समस्याएं होंगी क्लास में, चाहे शरारती, अनुशासन, पाठन, पठन, जिस प्रकार की समस्या होगी हम उसके लिए उद्देश्य बना के रखेंगे पहले से। ये नहीं कि क्लास में पहुंचने के बाद, नो, पहले से हम दिमाग में बैठा के रखेंगे कि ये समस्या आएगी और उसका हमारा ये निराकरण होगा। अब बात करते हैं तीसरा, पाठ योजना, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने लोग होंगे, डीएलएड होंगे, बीटीसी होंगे, एनटीटी होंगे, बीएड होंगे, जितने लोग होंगे उन्होंने लेसन प्लान जरूर बनाया होगा। अगर किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं किसी भी, तो वो लेसन प्लान जरूर बनाएंगे। तो लेसन प्लान क्या क्लास में जाने के बाद बनता है कि क्लास में जाने से पहले बनता है? प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि लेसन प्लान का निर्माण किस तरह से होता है, क्लास में जाने के बाद, क्लास में आने से पहले, क्लास में जाने के बाद, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्लास में आने से पूर्व यानी पूर्व अवस्था के अंतर्गत हम लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। 2019 के सीटेट के पेपर में यही प्रश्न था, ठीक। बिहार टेट में उठा के देख लीजिएगा, यही प्रश्न था। अभी हाल में देखिए मध्य प्रदेश की 1.5 साल पहले जो पेपर हुआ था टेट का, उसमें यही प्रश्न था। इस हिसाब से पूर्व अवस्था कितनी इंपॉर्टेंट हुई पाठ योजना को लेके आप समझ सकते हैं। तो ये पाठ योजना जो है हर किसी ने बनाया होगा, हर जो भी शिक्षक बनने जा रहा है, चाहे जिस तरह का शिक्षक, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, जिस तरह का, उसने लेसन प्लान का निर्माण किया होगा। और लेसन प्लान का जब निर्माण किया होगा तो कक्षा में आने से पूर्व ही किया होगा। ये नहीं कि कक्षा में जाके तब लेसन प्लान का निर्माण होता है, नो। हमारी जो समस्याएं होती उससे निपटने के लिए हम ऑब्जेक्ट बना लिए। उन ऑब्जेक्टों को जब हम निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा काम क्या बचता है? पढ़ाना ही तो बचता है। तो पढ़ाने के लिए हम लेसन प्लानिंग करते हैं। लेसन प्लानिंग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है हम उसको लेसन प्लानिंग के अनुसार रखते हैं कि हमारे बोलने की शैली क्या होगी, हमारी कहने की शैली कब होगी, कब हमको कौन सा प्रश्न किस तरह से कब पूछना चाहिए था। ये नहीं कि जो गृह कार्य वाला हो प्रश्न उसको पहले दे दें और जो से प्रस्तुतिकरण वाला प्रश्न होता है उसको लास्ट में दे दें। ये नहीं, एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चलता रहे, एक क्रम से चलता रहे कि जिससे प्रश्नों के रोचक बने रहें। पाठ योजना तो यही होती है कि आप अपने कक्षा को कितने देर तक क्रियाशील रखते हैं, नहीं तो पढ़ाते रहे उसी में सो जाएं बच्चे, तो ये तो समझ से बाहर है। एजुटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए कि जिससे पढ़ाई में लगा रहे। ये नहीं बस पढ़ाई। आप बाहर के उदाहरणों को रखें, विषयों से जोड़ें, जिससे वो पाठ क्या हो और रोचक बने। ये पाठ योजना आपका उसमें जितनी हेल्पफुल रहेगी आप तैयार रहेंगे पूर्व अवस्था के लिए। ये 3 जो ऑब्जेक्ट हैं, जो 3 इसके हेडिंग, उप हेडिंग है, सब हेडिंग है, नाम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पूर्व अवस्था के अंतर्गत आएगा। प्रश्न पूछता है कि इनमें से एक और ऑप्शन बढ़ा दे, इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्या करेंगे? इन तीनों को जानते रहेंगे तो चौथा जो घ वाला रहेगा वही नहीं है, ठीक। अब अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला आप बताएंगे पहले। अरे भाई, इसमें क्या क्या क्लास में हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा? शिक्षक शिक्षार्थी संवाद, ये होगा कि नहीं? दूसरा होगा प्रदर्शन। दूसरा क्या होगा? प्रदर्शन। तीसरा क्या होगा? जो संवाद किए हैं उस पे विचार होगा। संवाद, विचार, जो संवाद कर रहे हैं उस पे आपका क्या विचार है? इसको 1 2 कर दिए, क ख ग घ। संपर्क, यहाँ संपर्क भी करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अभी आगे पढ़ेंगे। और एक और है अंग, पाठ योजना पढ़ाना। यहाँ देखिए पाठ योजना बनाना था, यहाँ पाठ योजना पढ़ाना है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। ये किसके अंतर्गत हो रहा है भाई? अंतःक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। पहला कह रहा है क
कि शिक्षक शिक्षार्थी का संवाद होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि किस तरह का क्लास में प्रदर्शन होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि जो संवाद हो रहा है क्या उस पर किस तरह के विचार नए नए निकल के आ रहे हैं। चौथा कह रहा है कि किस तरह के हमको संपर्क लोगों के साथ रखना चाहिए जिससे हमारा जो शिक्षण है किस के कार्य सफल हो जाए। और लास्ट में कह रहे हैं कि जब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे तो आप पाठ्य योजना पढ़ा सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक का। शिक्षक शिक्षार्थी संवाद। आप किसी क्लास में पहली बार जाते हैं तो करते क्या हैं? डायरेक्ट किताब निकाल के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसी क्लास में आप पहली बार जाते हैं, देखिए आप क्लास के पूर्व की अवस्था, यहाँ क्लास में घुस गए हैं, आप पहली बार क्लास में जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई? शिक्षक शिक्षार्थी संवाद। हम अपने शिक्षार्थियों से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। किस तरह की बातचीत करते हैं भाई? कि आप अपना नाम बताइए, ठीक, आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं, क्या आपकी पढ़ाई है, कहाँ से पढ़ाई किए हैं, आपका घर वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो डिटेल की बच्चों से थोड़ा सा हम थोड़े से घुल मिल जाएं, बच्चे अपनी झिझक दूर कर सकें, बच्चे हमसे घुल मिल जाएं, बच्चे को जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से कहें, कोई डर ना रहे, क्लास का एक माहौल बने कि जिससे पढ़ाई हो सके। तो इस सबसे पहले क्लास में जाने के बाद क्या होता है? शिक्षक शिक्षार्थी संवाद। हम कुछ अन्य प्रश्न पूछते हैं, सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। ये किस रूप में आया? शिक्षक शिक्षार्थी संवाद की हम आज से ये क्लास पढ़ाएंगे, आपके टीचर हैं, ये जो भी अपने बारे में समझ में आता है वो सारी चीज़ें बताते हैं। दूसरा क्या है? प्रदर्शन। आप किस तरह से क्लास में अपना प्रदर्शन मतलब स्किल आपकी कक्षा में आपकी स्किल कौशल किस तरह के हैं, आप किस किस कौशलों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से कौशलों से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपका प्रदर्शन जितना अच्छा रहेगा, जितने अच्छा शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं, किसी पोस्टर का यूज करते हैं, किसी मॉडल का यूज करते हैं, किसी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं, जो भी चाहें आप शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं वो क्लास में आप प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब तीसरा आता है संवाद विचार। जो हमारा और आपसे विचार मिल के निकला है उस पर क्या किस तरह का विचार कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम लोग पूरी क्लास मेरी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप लोग उत्तर दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोग हमको 25 दिन दीजिए, 50 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, 100 दिन दीजिए, आपकी कक्षा को मैं बेस्ट बना के दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास के विद्यार्थी जैसा कोई टक्कर में विद्यार्थी न रहे। इस तरह की बातें संवाद से विचार करके निकल के आ रही हैं कि कोई तुम बहुत अच्छा जान रहे हो बाबू, तुम ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हो, तुम्हारा बोलने का शैली बड़ा अच्छा है, तुम थोड़ा सा बोलते हो, प्रश्नों के एकदम यूनिक प्रश्न तुम पूछ रहे हो। ये सारी चीज़ें विचार से निकल के आ रही हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि इस तरह के क्लास में बच्चे हैं, अब मुझे इस तरह के उनसे प्रश्न करने हैं, ठीक। अब करते हैं संपर्क। भाई संपर्क क्या होता है? भाई संपर्क, हमको किस तरह के विद्यार्थियों से संपर्क करना चाहिए। भाई अच्छे जो विद्यार्थी हैं उनसे तो संपर्क करेंगे ही करेंगे। जो बेचारे पढ़ने में कमज़ोर हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उनसे संपर्क विशेष रूप से करेंगे, जिससे वो एक सामान्य बच्चों की तरह, जो पिछड़े बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह अपना कार्य करना शुरू करें, अपने व्यवहार करना शुरू करें। वो किसके अंतर्गत आएगा? संपर्क के। नहीं तो हम बिना संपर्क के जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छा है और कौन बेचारा थोड़ा सा पढ़ने में पिछड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे। संपर्क का मतलब ये नहीं कि सर जी रोज घरे पहुंच जाओ उनके खाना खाने के, आज तोरे यहाँ दही बनल बा दही खाए चलब, आज तोरे यहाँ खाना खाए आए। तो इस तरह के भी टीचर लोग होते हैं कि चौराहे पे जाके स्टूडेंट का चाय पीना शुरू करेंगे, स्टूडेंट के साथ ये करना शुरू करेंगे, उसके घर जाना शुरू करेंगे। तो वो वाला संपर्क नहीं भाई। जो क्लास के अंदर का संपर्क है, क्लास के अंदर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ने की समस्या हो, चाहे अनुशासन संबंधी समस्या हो, चाहे व्यवहारिक समस्या हो, जिस तरह की समस्या हो उसके लिए हम उससे संपर्क करेंगे और विशेष रूप से उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वो किसके अंतर्गत? संपर्क के। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें जब अच्छे ढंग से हो जाती हैं तो आपको पढ़ाने के लिए क्लास का माहौल मिल जाता है। आप जान जाते हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस तरह से है फिलहाल वर्तमान समय में। तो आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप पाठ योजना को पढ़ा सकते हैं। पाठ योजना को क्या कर सकते हैं? उस वक्त से पढ़ाने के लिए अपने पूरे क्लास का माहौल जान लिया, क्लास को एजुटेनमेंट बना लिया, पढ़ाने का माहौल बना लिया। अब क्या करिए? पाठ योजना जो आप बना के यहाँ लाए थे,
आप यहाँ पाठ्य योजना के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मतलब जो जिस तरह से प्रस्तावना कौशल होंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद बोध प्रश्न होगा, उसके बाद काठिन्य निवारण होगा, पुनरावृत्ति के प्रश्न होंगे और लास्ट में गृह कार्य होंगे। ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में आपकी चलती रहेगी और आप पाठ्य योजना को पढ़ा ले जाएंगे। तो ये था अंतःक्रिया। ये कक्षा की ही सारी बातें हो रही हैं, कक्षा के बाहर की बातें नहीं हो रही है कि मैंने ये संपर्क के बारे में थोड़ा सा बताया कि क्लास के बाहर जाके आप संपर्क नहीं, क्लास में ही समस्या को आप दूर करिए। ठीक, अब इसकी तीसरी अवस्था के बारे में जानते हैं, पश्च अवस्था, पीछे की अवस्था जो बीत गई, क्लास बीत गया, यहाँ पे अब उसके जस्ट आगे यानी छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद घर जा रहे हैं, उसके बाद की कह रहे हैं कक्षा समाप्त की बात क्रिया, तो उसको क्या कहते हैं? पश्च क्रिया। इसको कह सकते हैं क तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। दूसरा ख कह सकते हैं चिंतन, चिंतन। ग कह सकते हैं, ग कह सकते हैं, ग क्या कह सकते हैं? विश्लेषण, आलोचना, मूल्यांकन। ये सारी चीजें हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगी? पांचों। इसके अंदर 3, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5। ये पश्च अवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें आ रही हैं। क्या आ रहे हैं भाई? कक्षा समाप्त हुआ, आप जाके अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं, चाहे आप वहाँ से क्लास के बाहर निकलते हैं तो विद्यार्थी क्या होते हैं? कुछ विद्यार्थी संकोची होते हैं, उत्तर जानते हुए भी अपने उत्तर बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? इस तरह के विद्यार्थी जो होंगे, क्लास छूटती है तो उसके बाद सर से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए अब तर्क वितर्क, सर आप इस तरह से क्लास में बता रहे थे, मुझे उस चीज़ें नहीं समझ में आई, चाहे आप उस चीज़ को एक बार और बता दीजिएगा कल क्लास में। तो ये देखिए, आप ये चीज़ें कह रहे थे, क्या सर ये भी चीज़ें हो सकती हैं क्या? आपने बताया क्या हाथी काली होती है, हाथी काली होती है, तो क्या सर हाथी सफ़ेद नहीं होती है? तो इस तरह के तर्क रखते हैं आप। तो हाँ, सर बताते हैं कि यहाँ भारत में जो हाथियाँ लगभग पाई जाती हैं वो काली पाई जाती है, जो थाईलैंड वगैरह हैं वहाँ की हाथियाँ जो होती हैं वो सफ़ेद कलर की पाई जाती हैं। तो आप इस तरह से तर्क वितर्क दे सकता है। क्लास में आप बस काली बता के चले आए तो बच्चे के मन में कि नहीं, मेरे पिताजी चाहे मेरे किसी ने बताया था, चाहे मैंने टीवी में देखा था, उस तरह के उथल पुथल उसके दिमाग में चल रहा था, तो आके वो आपसे तर्क करके वितर्क करके प्रश्न पूछता है। तर्क करो समझ में आता है, वितर्क करो तो भी समझ में आता है, लेकिन कुतर्क ना करो। कुछ विद्यार्थियों के जबरदस्ती अपनी बतियां मनवाते हैं, न चाहते हुए भी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन नहीं, आप तर्क करिए, वितर्क करिए, लेकिन कुतर्क ना करिए। जो सर बता रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि कल बता देंगे, बिल्कुल सर आप टेकिंग टाइम, आप टाइम लीजिए, कल बताइए और अच्छे से बताइए। ये नहीं सर अजुए चाहिए, अजुए बताइए, अजुए बताइए, तो सर गलत भी बता सकते हैं। इस तरह से दबाव दे के नहीं पढ़ाई हो सकती है। आप उनको स्वेच्छा से छोड़ें, चाहे आप सर जो हैं वो स्टूडेंट को स्वेच्छा से छोड़ें कि चलो बेटा कल याद करके आना, कल बता देना। तो ये चीज़ें पोलाइटली वे में चलेंगी। ठीक, अब आता है चिंतन कि बच्चे ने कल प्रश्न किया था और कल क्लास में जाना है। चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं। चिंतन के ख कि क्लास में गए, क्लास में कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। कुछ बच्चों के मन में ये सारी चीज़ें थी, कुछ देख रहे थे उसमें थोड़े थोड़े से सो रहे थे, कुछ बदमाशी कर रहे थे, मतलब तमाम प्रकार की हमारी चीज़ों में समस्याएं आई थी। तो उसके लिए हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि किस तरह से ये विद्यार्थी इतना तेज है लेकिन वो विद्यार्थी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। उसके लिए हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके समस्याओं को हम दूर कैसे करें, हम अपनी पढ़ाई को अच्छे कैसे कर सकें। वो किसके माध्यम से? चिंतन के माध्यम से। कितने अच्छे ढंग से पढ़ाएं, कि कौन से माध्यम से? चिंतन के माध्यम से। ठीक, विश्लेषण तीसरा है ग विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है भाई? विश्लेषण पिछले टॉपिक में मैंने विश्लेषण एक बताया था। विश्लेषण वो होता है कि जो छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का क्या मतलब? बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां कर दें या बच्चों को एक लाइन से पीटें। हाँ, छोटे छोटे, पहले इसको पीटे, पहले उसको पीटे, फिर उसको पीटे। ना 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 ना, ये गलत है। ये यहाँ विश्लेषण का मतलब ये है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी।
आप अपने जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको समझ लिए हैं, जान लिए हैं, तो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यानी जो पढ़ने में बहुत तेज है उसको कम समय दीजिए, वो थोड़ा बताएंगे वो पूरा सीख जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी पिछड़ा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दीजिए। और एकदम जो मूढ़ है, अनपढ़ है, कह सकते हैं मूर्ख है, उसको थोड़ा सा और अधिक वक्त दीजिए। क्योंकि आपका कार्य क्या है, एक क्लास में सारे विद्यार्थियों को समान रूप से समान स्तर तक पहुंचाएं। यानी सामान्य पहुंचाने के लिए आप किस विद्यार्थी पे किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, किस किस विद्यार्थियों को चुने, अनुशासन का कितना समय देना है, पढ़ाई के लिए कितना समय देना है, लोगों को बच्चों को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए कितना समय देना है, गृह विज्ञान के लिए कितना समय देना है, पुनरावृत्ति के लिए कितना समय देना है, ये सारे क्या करेंगे आप उसको विश्लेषित कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि भाई हमारे पास तो 50 मिनट है, 45 मिनट है, उसके अंदर ये सारी क्रियाएं करनी है। ये सारी क्रियाएं जो हैं हमको 45 मिनट के अंदर करनी है, तो उसके पहले बना के जाएंगे, उसके बाद का प्लान बनाएंगे। ये सारी क्रियाएं हमको 45 मिनट में समेट लेनी है, ठीक। तो उसको विश्लेषण कहते हैं कि कोई भी समस्या को हम बता सकते हैं। एक्शन रिसर्च इसके लिए आया कि कोई भी नई समस्या आएंगी तात्कालिक रूप से हम उनका निदान कर देंगे। किसके माध्यम? विश्लेषण। मतलब अन्य बच्चों की अलग अलग समस्याएं होंगी कि सबकी एक ही समस्या होंगी ना, अलग अलग समस्या। आलोचना का मतलब ये नहीं कि बस किसी को बुराइयाँ बतियाते रहें, किसी को कितना भी अच्छा करता रहे, ओ नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप वो वाकई में अच्छा है तो बस आप उसकी बुराई ढूंढें। अच्छा कह रहा था अच्छा मानिए। बहुत सारे लोग होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रवचन, उनके व्यवहार, उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको बस एडाप्ट करिए ना। तो आलोचना का मतलब स्वस्थ आलोचना, एक अच्छे विचार की आलोचना कि भाई इस कार्य को ऐसे किया जाए तो ये और बेहतर होगा। ये नहीं कि ये खराब है तो नहीं हो सकता ना। ये कार्य अगर पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं तो शायद मुझे कोई कहे कि सर थोड़ा सा आप इस तरह से पढ़ाएं तो और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये क्या है? आलोचना है। हमको सजेस्ट किया जा रहा है, ये ना कि हम ये जस्ट कहते हैं भाई तुम ही सिखाओगे हमको पढ़ाने के लिए, हम बहुत जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमको सजेस्ट करिए कि कैसी पढ़ाई हो सकती है, कैसे समझाया जा सकता है, हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह की चीज़ें हमारे समय में आ रही हैं। अगर हो सकती हैं तो मैं वो समस्या अपने अंदर दूर करने की कोशिश की। ये नहीं कि मैं बुरा ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ऐसी तो चीज़ें हो नहीं सकती। आलोचना का मतलब स्वस्थ आलोचना, आप अच्छे को और बेहतर बना सकें, ये स्वस्थ आलोचना है। और लास्ट में मूल्यांकन क्या होता है भाई? सारी चीज़ों को हम एक में समेट के अपने दिमाग से सोचते हैं कि अभी तक क्लास कैसी रही, विद्यार्थी कैसे रहे, क्या चीज़ें हैं, किसको कौन सा पोजीशन दिया जाए, कौन सा मार्क दिया जाए, क्या चीज़ें मैंने खोई, क्या चीज़ें मैं पा रहा हूँ, क्या समस्याएं आ रही, किस तरह को निदान हो, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। अभी तक का ये जितने प्रोसेस चले हैं उसका हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। किसी भी चीज़ का लास्ट में मूल्यांकन होता है भाई कि हम अच्छा बुरा, पढ़ाई लिखाई, अनुशासन, मूल्यांकन किसी एक चीज का पर्टिकुलर नहीं किया जाता, एज ए होल पूरे शिक्षण विधियों का, शिक्षण अवस्थाओं को लेके हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारी शिक्षण पूर्व की अवस्था किस तरह से रही, अंतःक्रिया की अवस्था कैसी रही, पश्च अवस्था कैसी रही, इन सारे का मूल्यांकन करते हैं। और लास्ट में हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो हमारी शिक्षण स्किल है हमको इसमें और सुधार करना चाहिए, चाहे सुधार नहीं है तो इसको और बढ़िया से पढ़ाना चाहिए, हमारी स्किल जो है बेहतर से बेहतर हो। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और बेहतर से बेहतर एक माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझा दिया और मुझे नहीं लगता कि ये चार्ट आप लोग भूलेंगे। तो एक बार और कह दे रहा हूँ कि अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज़ शाम को हमारे साथ जुड़ें, ठीक, रोज़ शाम 7 बजे रोज़ हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।